नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे एंड्रॉयड ऐप पर हर मंडे टेस्ट होता है और अब तक 30 टेस्ट हो चुके हैं। प्रत्येक टेस्ट का सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर आपको उपलब्ध करवाते हैं। टेस्ट नंबर 18 का सॉल्यूशन किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पाया था, अब आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं भी कर पाए हैं तो हमारे इस वीडियो को देखिए, क्योंकि टेस्ट के सभी 25 प्रश्नों का पूरे विस्तार से हम सॉल्यूशन आपको यहाँ करवाने वाले हैं। आप भी यदि टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को देखिए, आपको पूरी तरह से पैटर्न समझ में आ जाएगा और हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करें। ऐप में फ्री में स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है, प्रीवियस टेस्ट भी उपलब्ध है, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और पेड कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसलिए ऐप डाउनलोड ज़रूर करें, काफ़ी यूजफुल रहेगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट और नोटिफिकेशन सहित कई नोट्स हम आपको यहाँ उपलब्ध करवाते हैं। चलिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और उम्मीद करता हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आएंगे। आपका स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर देना क्लास के बारे में कि आपको कैसी लगी। सभी के कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ूँगा। वीडियो को इस दोस्तों को शेयर करना ज़रूर, जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड कीजिए। आइए दोस्तों, नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा मटेरियल इंसुलेटिंग कैटेगरी बी में नहीं आता है? देखो, अचालकों की कैटेगरी शुरू होती है वाई से, टोटल 7 वर्ग होते हैं। इस टेबल को पूरा याद कर लीजिए, इसमें से बहुत कुछ पूछा जा सकता है। वाई ए ई बी एफ एच सी होते हैं ना। वर्ग बी जो होता है इसका टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें 3 मटेरियल जो आते हैं वो है माइका, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास। लेदरुड पेपर बी कैटेगरी में नहीं आता है, ये ई कैटेगरी में आता है और इसका टेम्परेचर सैन सीमा 120 डिग्री होती है। आई होप आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि a इंटू ए की बार का मान निम्न में से क्या होगा? दोस्तों याद रखें, सवाल जब विपरीत चिन्ह के मल्टीप्लाई का हो तो उत्तर हमेशा 0 आएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम a का मान 1 समझें तो a की बार का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि डिजिटल में a का मान जो है वो हमेशा अपने जनरली 1 लिया जाता है। तो फिर a बार का मतलब क्या हो गया? 0। और 1 इंटू 0 जब आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 होगा। ए ऑप्शन अपना यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैंड विड्थ को किस में व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है? बैंड विड्थ जनरली एम्पलीफायर्स के मामले में होती है या सिग्नल्स के मामले में होती है। तो बैंड विड्थ डीबी यानी डेसिबल में होती है। वैसे देखो, वाट शक्ति की है, वोल्टेज एम्पियर ये सब यूनिट वोल्टेज करंट पावर, ठीक है, हम सब जानते हैं। तो बचा क्या ऑप्शन? डेसिबल। ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक हाफ वेव रेक्टिफायर की भांति काम करता है? हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि 180 डिग्री पर संचालन करता है, आप यूँ समझ लीजिए, क्योंकि केवल हाफ साइकिल में कंडक्टिंग करता है, या फिर यूँ कहें कि आधे चक्कर बाद चालन करता है। तो इसी तरह से एम्पलीफायर के वर्गों में भी क्लास बी का जो कंडक्शन एंगल होता है वो 180 डिग्री का, यानी इसके भी चालन का कोण 180 डिग्री का होता है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की भांति हो सकता है। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कौन सा होता है? देखो, लीकेज फ्लक्स क्या, ट्रांसफार्मर में टोटल होते हैं 3 फ्लक्स। एक को बोलते हैं कॉमन फ्लक्स यानी उभयनिष्ठ, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होती है, दोनों काम करती है। एक वो होती है जो केवल प्राइमरी फ्लक्स से ही, जो प्राइमरी वाइंडिंग से ही जुड़ा रहता है, और एक वो फ्लक्स होता है जो केवल सेकेंडरी से जुड़ा रहता है। जो फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा निर्मित हुआ और केवल प्राइमरी से ही लिंक रहा, सेकेंडरी तक पहुंचा ही नहीं,
वो प्राइमरी का लिंकेज फ्लक्स कहलाता है, और जो फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वारा निर्मित हुआ और केवल सेकेंडरी से ही लिंक रहा उसे सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स कहा जाता है। यानी लीकेज फ्लक्स वह होता है जो केवल प्राइमरी अथवा केवल सेकेंडरी से लिंक होता है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से लिंक होता है इसको म्यूचुअल फ्लक्स कहा जाता है, ध्यान रखना, उबेनिस्ट फ्लक्स बोलते हैं। अगला सवाल, 3 फेज प्रेरण मोटर में सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और रोटर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो इस स्थिति में स्लिप का मान कितना है। दोस्तों जनरली मैंने कई बार बताया और एक बार और बता दूं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज हो तो स्लिप जो होती है वो रोटर फ्रीक्वेंसी की जस्ट दोगुनी होती है, क्योंकि रोटर फ्रीक्वेंसी स्लिप की आधी आती है। ठीक है, अब 10 हर्ट्ज की रोटर फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब स्लिप 20% है। सीधा सा ध्यान रखें और आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। एफ आर बराबर एस इंटू एफ होता है, यानी स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। अब स्लिप ज्ञात करनी है तो रोटर फ्रीक्वेंसी में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का भाग दो और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए उसको 50 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 इंटू 2 यानी 20% हो गया। अगला सवाल है कि समांतर डीसी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही नहीं है। आपको 5 फॉर्मूले दिए और ये बताना है कौन सा सही नहीं है। देखो, पावर संयोजी होती है यानी जोड़ी जाती है, करंट भी संयोजी होता है यानी जोड़ा जाता है, चालकता भी संयोजी होती है यानी जोड़ी जाती है, लेकिन वोल्टेज और प्रतिरोध संयोजी नहीं होते। प्रतिरोध व्युत्पन्न संयोजी होता है, व्युत्पन्न संयोजी मतलब जोड़ का उल्टा होता है, और वोल्टेज हमेशा बराबर होता है समांतर में। इसका मतलब समांतर के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा रहेगा, तो नंबर 4 और नंबर 5 जो है वो गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि वोल्टेज बराबर होती है और प्रतिरोध सीधा नहीं जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 5 रंगों की पट्टी वाले प्रतिरोधक में तीसरी पट्टी किससे संकेत करती है, तो तीसरी पट्टी तीसरे अंक को ही संकेत करती है। 3 पट्टी या 4 पट्टी वाला जो होता है उसमें तीसरी पट्टी मल्टीप्लायर यानी गुणक घटक को दर्शाती है, लेकिन 5 या 6 पट्टी अगर आ जाती है तो उसमें वो तीसरे अंक को दर्शाती है। अगला देखिए, 9वां क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है कि मीटर से फास्ट रिस्पॉन्स हमें चाहिए, उसमें डैम्पिंग किस तरह की होनी चाहिए। देखो, तीव्र रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि वो तुरंत अपने फाइनल मान पर स्थिर हो जाए, इसके लिए उसमें क्रिटिकल डैम्पिंग होनी चाहिए, क्योंकि डैम्पिंग के आधार पर मापी यंत्र में डैम्पिंग का लेवल 4 तरह का होता है, जीरो डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग और लेवल डैम्पिंग। लेवल डैम्पिंग को क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं, और क्रांतिक अवमंदित जब मापी होगा तो बिल्कुल सही रीडिंग देगा। अगला सवाल है, समान लंबाई और समान पदार्थ के 2 तार है जिनका प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम और 20 ओम है, इनकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। देखो दोस्तों, प्रतिरोध का अनुपात कितना आएगा, 1:4। जब प्रतिरोध का अनुपात 1:4 है तो एरिया का अनुपात कितना होगा, 4:1। एरिया उसका 4 गुना होता है जिसकी त्रिज्या या व्यास 2 गुना हो। डी उत्तर आएगा 2:1, इसका सही उत्तर रहेगा। हल करना जरूर, मैं आपको और बताऊंगा, कमेंट करके मुझे बताइए आपको समझ कितना आया और आपका भी आंसर यही आया क्या। अगला सवाल, कूलेंट के रूप में हम जो एक घोल काम में लेते हैं उसमें तेल मिला होता है पानी के साथ, तो तेल और जल का अनुपात कितना है, 1:20 है, यानी 1 बूंद तेल की है तो 20 बूंद पानी की होती है, और वो कूलेंट के रूप में काम में लेते हैं। ये बसों वगैरह में जो एसी होती है ना, उसमें इसी तरह का कूलेंट काम में लेते हैं। 1:20 इसका सही उत्तर है। अगला है कि प्रोटेक्टिव डिवाइसेज होती है, जैसे रिले होती है मान लो, उसका अभिलक्षण कौन सा नहीं है। देखो, स्पीड उसमें होनी चाहिए, सेलेक्टिविटी चयनात्मकता होनी चाहिए, सेंसिटिविटी संवेदनशील वो होने चाहिए, कॉम्प्लिसिटी यानी जटिलता, तो जटिलता नहीं होनी चाहिए उनमें, है ना। डी उत्तर आ जाएगा, जटिल नहीं होते हैं। और अगला सवाल है, घरेलू उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर कितना होता है, तो डिमांड फैक्टर 100% होता है। डिमांड फैक्टर का मतलब होता है कि घरेलू उपभोक्ता 3 किलोवाट की मांग कर रहा है तो घर में संयोजित भार भी लगभग कितना होता है, 3 किलोवाट भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंकिंग फंड विधि क्या है। दोस्तों, ये जो अपने पावर हाउस होते हैं, पावर जनरेशन सिस्टम, उनमें मूल्य ह्रास ज्ञात करने की विधि होती है, डेप्रिसिएशन ज्ञात करने की विधि होती है, और भी 3 विधियाँ इसमें होती है। मैंने कंप्लीट आपको क्लासेस की करवाई हुई है,
अगला है कि क्राउलिंग किससे संबंधित है, तो क्राउलिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित है। मोटर अपनी सिंक्रोनस गति के 7वें भाग पर जब चलती है तो इसे क्राउलिंग कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी रिले ऐसी है जो केवल ट्रांसफार्मर के लिए यूज की जाती है, तो बुकोलोज रिले एकमात्र ऐसी रिले है जो केवल ट्रांसफार्मर से जुड़ती है। ये कभी मोटर में, कभी फीडर में, कभी ट्रांसमिशन लाइन में नहीं लगती, जबकि अंडर वोल्टेज रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, ओवर करंट रिले ये सर्किट ब्रेकरों में लगती है। मोटर सर्किट के लिए भी लग सकती है, मोटर आउटपुट फीडर के लिए भी लग सकती है। अगला सवाल है, मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है और 20 मिली एम्पीयर पर एफएसडी देता है। इसे एक वोल्ट मीटर की भांति उपयोग करेंगे तो पूर्ण पैमाना विक्षेप कहाँ देगा। देखो, आंतरिक प्रतिरोध को आरएम और मापी द्वारा दर्शाई धारा को आईएम बोलते हैं, तो फिर मीटर में वीएम का विक्षेप कितना हो जाएगा, आर इंटू आई कर दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 वोल्ट इसका उत्तर आ रहा है, यानी अगर इसे आप एक वोल्ट मीटर की तरह यूज करोगे तो ये 2 वोल्ट मापने में सक्षम है, ध्यान रखना। अगला सवाल, बाइनरी संख्या 0.01101 का दशमलव तुल्यांक कितना है। इसके लिए दोस्तों क्या करना होता है, आपको इस दिए गए संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और वैसे ही देखो इसके संख्यात्मक जो मान होता है ना वो दशमलव से ही शुरू होता है। इसका मतलब उत्तर तो आपका ए या डी होगा। तो कैलकुलेशन करके आप इसका मिलान करना, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसकी क्लास मैंने कंप्लीट आपको दी हुई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज़रूर उसे देखिएगा। अगला सवाल, एक मोटर है जिसका पोल पिच ज्ञात करना है। देखो, पोल पिच ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है स्लॉट बटे पोल। मोटर में 24 स्लॉट है लेकिन पोल कितने दिया ही नहीं, लेकिन पोल आप यहाँ से ला सकते हो। देखो, इसने बताया है कि टोटल डिग्री जो है ना वो 1080 डिग्री है। मशीन में टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, और 180 इंटू पोल आप कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 1080। जब पोल की संख्या ज्ञात करनी है तो 1080 में 180 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा 6 पोल आएंगे। ठीक है, अब ज्ञात कर दो स्लॉट बटे पोल, पोल पिच का मान कितना आएगा, 4। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना और फिर मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि क्या आपका भी उत्तर इतना ही आया क्या। अगला सवाल, 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध 2 वोल्ट प्रति सेल वाले 4 सेल समांतर में जुड़े हैं, भार प्रतिरोध के किस मान पर अधिकतम शक्ति मिलेगी। देखो, भार प्रतिरोध को उस मान पर अधिकतम शक्ति मिलती है जहां लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाए। हमसे ये पूछा जा रहा है एक तरह से कि इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, बस आप तो आंतरिक प्रतिरोध बता दो, उत्तर आ जाएगा। देखो, 2 ओम प्रत्येक के और सेल 4 है तो 2/4 करो ना, उत्तर कितना आया, 0.5। सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.5, तो लोड के मान पर 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध होगा तो अधिकतम शक्ति ट्रांसफ़र होगी। अगला सवाल है कि 100 वोल्ट 200 वोल्ट रेटिंग के लैंप को 60 वोल्ट देंगे तो शक्ति खपत कितनी होगी। देखो, ध्यान रखना, आपसे पावर पूछिए और फॉर्मूला लगेगा V²/R। V आपको रखना है 60 इंटू 60 और R इसका दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले आपको इस रेटिंग से R ज्ञात करना है, क्योंकि रेटिंग वाला R हमेशा फिक्स रहता है। V²/P फॉर्मूला लगाओ और इससे प्रतिरोध ज्ञात करो। 100 इंटू 100 बटे 200 है, ठीक है ना, उत्तर आएगा 50 ओम। रेजिस्टेंस 50 ओम आ रहा है, 50 ओम रेजिस्टेंस को यहाँ रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा और आंसर आएगा 72 वाट। ठीक है, यानी ये लैंप क्या करेगा, 72 वाट कंज्यूम करेगा। मिलान कर लेना एक बार, बाकी मुझे ज़रूर बताइएगा आप। ठीक है, अगला सवाल, फैराड प्रति मीटर किसकी यूनिट है। तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी की होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष मान जो होता है वो तो इकाई में लेते हैं। ठीक है, और परमेबिलिटी जो है ये हेनरी प्रति मीटर में होती है। अगला सवाल, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा। तो देखो, 1 वोल्ट जो होता है ना वो किया गया कार्य और उसके लिए लिया गया आवेश के बराबर होता है। कार्य जूल में और आवेश कुलाम में, यानी जूल प्रति कुलाम के बराबर हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। और वह तापमान जिस पर फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट बन जाता है उसे क्यूरी पॉइंट कहा जाता है और इस नियम को क्यूरी वाइस नियम कहा जाता है।
अगला सवाल, जब किसी व्हीकल को बंद करते हैं तो बैटरी चार्ज होती है, उस समय उस चार्ज को बेंच चार्जिंग कहा जाता है। ट्रिकल चार्ज कम धारा पर चार्ज करना होता है। फ्लोट चार्ज रुक रुक कर जब चार्ज होता है तो उसे बोलते हैं। बस दोस्तों, यही थे 25 क्वेश्चन आज के इस टेस्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना।